teaching and training for counseling. Our last block, fourth block and first unit, teaching and training for counseling. बहुत जरूरी है बेटा when we are admit कर देखो आज के सिनेरियो में जब आज का टाइम है ना, हमारे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा है, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स हम सबके साथ है, और सबसे बड़ी चीज जो हमारे यहाँ पर जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत कम है, हमारी इमोशनल मैच्योरिटी जो है बहुत कम है। इसकी डिमांड के साथ काउंसलिंग की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। काउंसलर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा काउंसलिंग प्रोवाइड करके पॉजिटिवली इंडिविजुअल की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर सके। वर्किंग प्लेस पर भी काउंसलर्स अपॉइंट किए जाते हैं, स्कूल्स में भी काउंसलर्स आर अपॉइंटेड और उनको ट्रेनिंग स्किल्स प्रोवाइड की जाती है। तो काउंसलर जब इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आज हमारी सोसाइटी में, तो हमें सबसे पहले जरूरत है बात करने की कि बिफोर स्टार्टिंग द काउंसलिंग सेशन अ काउंसलर और अ थेरेपिस्ट मस्ट नो, कुछ चीजों को उसे जानने की बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या जरूरत है उसे जानने की, तो हमारा कल्चर एंड रेस की बात हम करते हैं। जो भी मेरा क्लाइंट है, मुझे उसकी कल्चर, वो किस कल्चर से बिलोंग करता है, ठीक है ना। काउंसलिंग हमेशा कल्चर बेस्ड होती है, इफेक्ट उसका भी आता है। काउंसलर को फोकस करना जरूरी है कहाँ पर, उस पर्सन की ग्रोथ में कौन से फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स जो उसके पर्सनल ग्रोथ को इफेक्ट कर रहे हैं। हर इंडिविजुअल का अलग कल्चर उसको उसकी ग्रोथ पर इफेक्ट करता है। और रेस जो हमारी है, ये भी एक सेंसिटिव इशू है जो काउंसलर को हमेशा डेलिकेट करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं उसके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में भी काउंसलर को मालूम होना चाहिए। उसकी लैंग्वेज, उसकी इनकम, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये उसका ऑक्यूपेशन क्या है, ये सब कुछ क्लाइंट का पहले चेक किया जाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि उसका स्टेटस देखकर हम उसको रिजेक्ट कर दें, रिजेक्शन नहीं हम इस बेस पर करेंगे, लेकिन काउंसलिंग करते समय हमें उसके पर्सनल, उसकी लैंग्वेज, उसके इनकम, एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, इन सब के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। उसका डेमोग्राफिक एंड पर्सनल डाटा बहुत जरूरी है। उसकी हैबिट्स, उसकी डेली रूटीन्स क्या है, उसकी हैबिट्स, उसके डेली रूटीन्स, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। क्यों जरूरी होता है बेटा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को जानना, डेमोग्राफिक पर्सनल डाटा को जानना? क्योंकि देखो मैं तो काउंसलिंग प्रोवाइड करती चली जा रही हूँ उसको, और उसके घर पर अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिन प्रॉब्लम्स की वजह से मेरी काउंसलिंग का रोल कुछ भी नहीं रहता। मेरी काउंसलिंग का इम्पैक्ट जो है वो कम होता चला जाएगा। तो मुझे उसके इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को जानने के लिए, उसकी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए उसका पर्सनल और उसका डेमोग्राफिक डाटा को भी जानने की बहुत जरूरत होगी, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। उसका मैरिटल स्टेटस कैसा है, डाइवोर्सी तो नहीं है, उसके अपनी वाइफ के साथ इंटरपर्सनल रिलेशंस खराब तो नहीं है, हस्बैंड के रिलेशंस वाइफ के साथ, वाइफ के हस्बैंड के साथ खराब तो नहीं है, सेपरेटेड फैमिली तो नहीं है, सिंगल फैमिली तो नहीं है, विडो है,
सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, सबकी सिचुएशंस अलग हैं, सभी के फैक्टर्स अलग हैं। एक काउंसलर के लिए बहुत जरूरी है इन सभी चीजों को जानना। सेक्स ओरिएंटेशन के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें एम्पैथी स्किल होगी, एम्पैथी स्किल के साथ ही हम सेक्स प्रेफरेंसेस को समझ पाएंगे। काउंसलर के लिए ये भी जरूरी है कि एज फैक्टर पता होना चाहिए, किस एज ग्रुप से बिलोंग करता है, क्योंकि एडोलेसेंट एज में उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होगा, एडल्टहुड में उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होगा, एज के साथ साथ उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी डिफरेंट होता चला जाएगा। उनकी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस भी बॉडी के अकॉर्डिंग इफेक्ट डालेंगे उनकी थॉट प्रोसेस पर। तो हमारा एज फैक्टर भी क्लाइंट के लिए बहुत जरूरी है, इसको अंडरस्टैंड कर। फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, काउंसलर को ये भी समझना चाहिए कि कितनी एक्सेप्टेंस है उस इंडिविजुअल के पास, कहाँ मुझे उसके साथ सिंपैथी शो करनी है और कहाँ मुझे एम्पैथी स्किल को उसको बताना है। किस रिलीजन से बिलोंग करता है ये जानना इसलिए जरूरी हो जाता है कि उसके थॉट प्रोसेस को हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और जब मेरा मैसेज जाता है, मैं उसको कोई फ्रेम में एग्जाम्पल देती हूँ, और जब मेरा मैसेज उसके पास जाता है तो मेरे मैसेज को वो काउंसलर की समझ के साथ इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है। जेंडर रोल आइडेंटिटी जानना भी, उसका फीलिंग, उसके बिहेवियर, जिस इंडिविजुअल को हम, जिस क्लाइंट को हम थेरेपी दे रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, उसके बिहेवियर को, उसके थॉट्स को, उसकी फीलिंग्स को जानना, जो अफेक्ट करती है ना, हमारे जेंडर रोल को समझना बहुत जरूरी है। टेंडेंसी जो हमारी है अपोजिट टू हिज जेंडर, बायोलॉजिकल कॉजेज के हमारे लर्नड बिहेवियर को इफेक्ट करती है। ठीक है, तो हमने बहुत सारे फैक्टर्स की बात की। जब बिफोर स्टार्टिंग द काउंसलिंग, एक काउंसलर के लिए बहुत जरूरी है उसका कल्चर समझे, उसके सोशल स्टेटस को समझे, डेमोग्राफिक डेटा समझे, मैरिटल स्टेटस को समझ पाए, उसका एज ग्रुप, सेक्स ओरिएंटेशन, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी रिलीजन और फिलॉसफी, क्या सोचता है वो लाइफ में, क्या। देखो, अगर किसी को चेंज करना होता है उसकी एक्सेप्टेंस के साथ ही चेंज होता है, फिर से बता रही हूँ आपको, चेंज उसकी एक्सेप्टेंस के साथ ही होता है। जिस पॉइंट को अगर वो सही समझता है और मैंने उसे गलत कह दिया, तो वो आपकी बात कभी भी नहीं सुनेगा। तो जिस चीज को वो ठीक मानता है, पहले हमें उसी पॉइंट से स्टार्ट करना होगा, तभी उसका बिलीफ हम पे बढ़ता जाएगा, नहीं तो वो हमारे अगेंस्ट हो जाएगा, नेगेटिव ट्रांसफरेंस आ जाएगा हमारे आगे। डिफरेंट अप्रोचेस की हमने बात की हुई है। अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग में अप्रोच जिसमें हम डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड की बात करते थे। सिगमंड फ्रॉइड ने हमें दो टेक्निक्स दी, जिसमें हमें दो मेथड्स उन्होंने बताए थे। फ्री एसोसिएशन, साइको एनालिटिक थेरेपी में एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, जिसमें हम थेरेपिस्ट क्लाइंट को एनकरेज करता है टू से वॉट एवर कम्स इन योर माइंड। जो भी दिमाग में आता है उसको बोलो। फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को इमीडिएटली विदाउट सेंसरशिप वो प्रेजेंट कर सकता है। कथारसिस, कथारसिस में भी ये टेक्निक है, कथारसिस, जिसमें अपनी फीलिंग्स को, नेगेटिव फीलिंग्स को वेंट आउट करता है।
ड्रीम और फ्री एसोसिएशन जो रेजिस्टेंस है हमारी, ये थेरेपेटिक रिलेशनशिप के साथ बिल्ड होते हैं, जिसमें बहुत जरूरी होता है आइडेंटिफाई जिसमें बहुत जरूरी होता है इंटरप्रिटेशन हमेशा इंक्लूड करती हैं आइडेंटिफाई, क्लैरिफाई और ट्रांसलेटिंग द क्लाइंट्स मटेरियल। जो भी क्लाइंट ने कहा उसको समझो और आगे ट्रांसलेट करो। ड्रीम एनालिसिस सेकंड टेक्निक की बात की है, जिसमें अनकॉन्शियस मटेरियल गिविंग क्लाइंट इनसाइट अबाउट द एरियाज ऑफ अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम, जो अभी तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, जिसे हम ड्रीम्स को रॉयल रोड भी कहते हैं। अनकॉन्शियसली ही इज एक्सप्लेनिंग थ्रू हिज ड्रीम्स। इसमें भी हम दो चीजों को लेके चलते हैं। ड्रीम्स हैव टू लेवल्स ऑफ कंटेंट। फर्स्ट लेवल में हम बात करते हैं जो हमारे हिडन होते हैं, सिंबॉलिक होते हैं, अनकॉन्शियस मोटिव्स होते हैं, हमारी विशेस होती हैं, है ना। और अनकॉन्शियस सेक्सुअल जो एग्रेशन होता है हमारा, ये ट्रांसफॉर्म करता है एक्सेप्टेबल मैनिफेस्ट कंटेंट। उन्हें रिकॉग्नाइज करने की जरूरत होती है डिवाइस को, जिसके थ्रू वो अपनी जो भी एक्सेप्ट किया है चेंजेस को उसको वेंट आउट कर सके। क्लाइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए ट्रांसपेरेंस, जिसमें इफ ट्राई जो क्लाइंट इज फीलिंग लव टूवर्ड्स हर थेरेपिस्ट, तो वो हमेशा उसको अपनी सारी बातों को शेयर करेगी। आपका क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप कैसा है, ये एक थेरेपिस्ट के साथ रिलेशनशिप और उसकी फीलिंग्स, उसके बिलीव्स, उसके डिजायर्स सभी के साथ कैसे आप एक्सप्रेस करा पा रहे हो सारे उसके थॉट्स को, ये डिपेंड करता है एक क्लाइंट और थेरेपिस्ट के रिलेशन के बीच में। अगर क्लाइंट आपके साथ सारी चीजें डिस्कस कर रहा है, इट मींस उसका ट्रस्ट आपके ऊपर है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो वो अपनी चीजों को डिस्कस नहीं करेगा आपके साथ। एल्फ्रेड एडलर जो पोस्ट फ्रॉइडियन में आते हैं, जिन्होंने इंफीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी का कॉम्प्लेक्स दिया, कंसेप्ट दिया था, उन्होंने भी बताया कि सोशल इंटरेस्ट जो हमारे हैं वो क्लाइंट को हेल्प करते हैं अपनी फीलिंग्स को ओवरकम करने में। अपनी फीलिंग्स को ओवरकम करने में उनको लाइफस्टाइल चेंज करने में, उसकी जितनी फॉल्टी मोटिवेशन उसकी हैं उनको चेंज करने में, और फील अ सेंस ऑफ इक्वालिटी जो है कंट्रीब्यूट करने में मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के साथ, कैसे वो अपने आप को कॉप अप कर पाएंगे। यही हम बात करते हैं कार्ल युंग की, जिन्होंने कहा कि डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस जो हमारी हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस एक ह्यूमन बीइंग में जो हैं, जो जिसे हम डार्क साइड कहते हैं और प्रिमिटिव साइड कहते हैं, ये सब अभी आप दूसरी बुक में पढ़ोगे। उन्होंने कहा कि डोमिनेट करती हैं ये किसी एक के नेचर को। हमारा डीपेस्ट लेयर ऑफ अनकॉन्शियस जो हमारा माइंड है, वो कलेक्टिवली अनकॉन्शियसली कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है पर्सनालिटी में, प्रेजेंट और पास्ट के बीच में। हमारे बहुत सा चाइल्डहुड इवेंट्स भी होते हैं, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं जो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम पर इफेक्ट डाल रहे होते हैं। इन्होंने कहा हमने बहुत सारी चीजें नहीं देखी हुई, जिसे हम आर्केटाइप कहते हैं। जैसे मदर अर्थ के बारे में कोई नहीं जानता, है ना, गॉड को भी किसी ने देखा नहीं। ये सब क्या है? ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड की ही उपज है। हमने बना दिया, एक पब्लिक फेस बना के रख दिया, और हम डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू अपने को सेव करते चले जाते हैं।
ये काउंसलर का काम है कि क्लाइंट के साथ डील करते समय इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखे और समझना शुरू करे। ह्यूमन एग्जिस्टेंशियल बार बार बात सेल्फ अवेयरनेस की, उसके आइडियल और रियल सेल्फ में डिस्क्रिपेंसीज बनती है। कहते हैं एग्जिस्टेंशियल और ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस कहते हैं कि एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी चॉइसेस के लिए और अपने एक्शंस के लिए। क्लाइंट को हमेशा रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करनी चाहिए अपने सरकमस्टांसेस को और कैसे उन सरकमस्टांसेस को वो कंट्रोल कर सकता है। उसको हेल्प करो प्रोसेस ऑफ सर्चिंग में कि वो अपनी लाइफ को कैसे मीनिंग दे सकता है। क्योंकि ये वाले ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वाले तो मोस्टली कोशिश ही ये करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइज कराओ, बट रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में जब डिफरेंसेस आते हैं, डिस्क्रिपेंसीज आती हैं, तो एक इंडिविजुअल के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना। यहाँ कार्ल रॉजर्स पर्सन सेंटर्ड अप्रोच फोकस करता है और क्लाइंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैपेसिटी को डिस्कवर करके फुली फंक्शनिंग पर्सन को बना रहा है। फुली फंक्शनिंग सेल्फ एक्चुअलाइज्ड सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको हम यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। मेरा क्या रोल है, परसेप्शन मेरी क्या है जो मैं अपने एनवायरनमेंट को देखती हूँ। यहाँ क्लाइंट में एम्पैथी डेवलप करना बहुत जरूरी है। एम्पैथी के थ्रू ही हम क्लाइंट के इनर वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को, उसकी कंडीशंस को जब तक नहीं जानेंगे, हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते, उसमें सेल्फ अवेयरनेस नहीं ला सकते, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। और हमारी बिहेवियरल अप्रोच हमें बताती है कि हमारा जो बिहेवियर एक्सेप्टेबल है, जो डिजायर्ड बिहेवियर है, अनकंडीशनड रिस्पांस के थ्रू हम उनको चेंज कर सकते हैं। जो इनअप्रोप्रिएट या अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है वो डीकंडीशनिंग कर सकते हैं उसकी। कंडीशनिंग में हम डिजायर्ड बिहेवियर को मोटिवेशन देते हैं, रीइंफोर्स करते हैं, बार बार बच्चे को रीइंफोर्समेंट देकर उसके डिजायर्ड बिहेवियर को हम हाईलाइट कर रहे होते हैं, और हाईलाइट करते करते वो क्या बन जाता है, हमारा हैबिट बन जाती है। लेकिन ऑपरेंट इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में हम इंडिविजुअल को रिवॉर्ड्स देते हैं। इन रिवॉर्ड्स को हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं रिवॉर्ड्स। ठीक है, रीइंफोर्समेंट हेल्प करती है एक छोटे बच्चे को टू सीखने में क्या एप्रोप्रिएट बिहेवियर। बिहेवियर थेरेपी में एक थेरेपिस्ट कोशिश करता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की, किस चीज के बारे में, सिचुएशनल एंटीसीडेंट्स। ये अगर इसका बिहेवियर है तो इसके पीछे का रीजन क्या है। काउंसलर क्लाइंट की प्रॉब्लम को, उसके बिहेवियर को फॉर्मुलेट करता है, किसके थ्रू, थेरेपी के थ्रू। और ऐसी स्ट्रेटजी प्लान करता है जिससे अप्रोप्रिएट बिहेवियर को रीइंफोर्स किया जा सके और उसकी हैबिट बनाई जा सके। ये थेरेपिस्ट का काम होता है। जो अनडिजायर्ड बिहेवियर है उस बिहेवियर को डीकंडीशन करके मैं एक्सटेंड कर देती हूँ, मुझे नहीं चाहिए वो बिहेवियर।
धीरे धीरे इग्नोर करते चले जाते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच में हम कोशिश करते हैं जो भी मेरा इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है क्लाइंट का, उसको नेगेटिव परसेप्शन और थिंकिंग को समझते हुए हम कॉग्निटिव थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। उसके मैल एडेप्टिव बिहेवियर को इंटरवीन करते हैं और बैलेंस्ड बिहेवियर और थॉट के साथ डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हैं। REBT हमने पीछे यूनिट्स में डिस्कस किया था, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें काउंसलिंग में डिस्प्यूट क्लाइंट्स के साथ जो होते हैं या उसके इरैशनल बिलीव्स जो होते हैं उनको हम रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, रैशनल बिलीव्स के साथ। तो REBT में हम क्या कर रहे हैं, इरैशनल बिलीव्स को रिप्लेस करते हैं रैशनल बिलीव्स के साथ। यहाँ थेरेपिस्ट को पता चलता है क्लाइंट के बारे में, उसको प्रॉब्लम के बारे में, उसके थॉट्स के बारे में, कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके बिहेवियर को इफेक्ट कर रहे हैं, उसको कॉग्निटिव थेरेपी कहाँ देने की जरूरत है। यहाँ होमवर्क की बात करते हैं। होमवर्क मींस चाहे वो थेरेपिस्ट क्लाइंट को देगा या उसके केयर गिवर्स को देगा, सो दैट वो उसकी डे टू डे लाइफ की सिचुएशंस को मॉनिटर करेंगे। कौन मॉनिटर करेगा, उसके केयर गिवर्स भी और वो। तो यहाँ पर्पस क्या है, हम उसकी स्किल्स को, उसको, उसके बिलीफ को, उसकी सिचुएशंस को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उसी के साथ उसके बिहेवियर को चेंज कर पाएंगे। REBT के थ्रू मुझे रिप्लेस करना है उसके इरैशनल बिहेवियर को रैशनल बिहेवियर। गेस्टाल्ट अप्रोच की हम बात करते हैं, जिसमें गेस्टाल्ट थेरेपी हमने हस्बैंड वाइफ दोनों की बात की थी, फ्रिट्ज पर्ल और उसकी वाइफ लॉरा पर्ल, जिन्होंने गेस्टाल्ट अप्रोच में क्लाइंट परसेप्शंस की बात की थी, उसके एग्जिस्टेंशियल की बात की थी। ठीक है, उसको रीडिस्कवर करने में हेल्प करते हैं। होलिज्म की बात की थी, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात की थी, है ना। पहले पूरी सिचुएशन को, पूरे एनवायरनमेंट को समझेंगे, फिर हम एक एक करके प्रिंसिपल पर आते चले जाएंगे। ठीक है, या फिगर फॉर्मुलेशन प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम कहते हैं ऑर्गेनिस्टिक सेल्फ रेगुलेशन। यहाँ पर अपने को रेगुलेट करने की जरूरत है, जहां पर अपनी कैपेबिलिटीज को, अपने रिसोर्सेज को एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करके हम कंट्रोल करते हैं। 5 मेजर चैनल्स ऑफ रेजिस्टेंस बताए हैं, इंट्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, रेट्रोफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन और कॉन्फ्लुएंस। इंट्रोजेक्शन क्या है, ये टेंडेंसी है क्रिटिकली एक्सेप्ट करने की, किसको, दूसरे लोगों, उनकी बिलीव्स को, उनके स्टैंडर्ड को, विदाउट एसिमिलेटिंग देम। उनके साथ जरूरी नहीं है जैसा वो कर रहे हैं उनके साथ हम भी वैसा करें, लेकिन उनको क्रिटिकली एक्सेप्ट कर, अनक्रिटिकली एक्सेप्ट कर लेंगे उनकी बिलीफ को, अरे भाई ये तो ऐसे ही ऐसा ही करेगा। ये है इंट्रोजेक्शन, जब हम uncritically accept other people belief, other people's standard, other people's thoughts. Projection are those attributes that inconsistent with our self image put onto other people.
मैं डिसऑन करती हूँ, मेरी गलती नहीं है, ये तो इसकी वजह से ऐसा हुआ। ये प्रोजेक्शन में होता है। मेरा पेपर ही डिफिकल्ट था, नहीं तो मैं तो पास ही हो जाती, मेरे तो फर्स्ट डिवीजन आ जाती, डिस्टिंक्शन आ जाती। पेपर ही अच्छा नहीं बना था, आउट ऑफ सिलेबस आया था। ये है मेरी प्रोजेक्शन। रेट्रोफ्लेक्शन क्या होता है? रेट्रोफ्लेक्शन होता है जिसमें मैं टर्निंग बैक टू आवर सेल्फ, अपने को जो दूसरा कर रहा है उससे हम अलग हटकर कुछ भी करने लगते हैं। टर्निंग बैक टू आवर सेल्फ, what we would like to do, someone else are doing to ourselves, what we would like to someone else to do to us। जो भी किसी ने कहा वो हम रेट्रोफ्लेक्शन वैसा करने लगते हैं। ये प्रोसेस सीरियसली रिस्ट्रिक्ट करता है पर्सन और उसके एनवायरनमेंट के साथ एंगेजमेंट में। डिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो इसमें इंडिविजुअल एंगेज होता है एनवायरनमेंट के साथ और अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को डिप्लीट करता चला जाता है। कॉन्फ्लुएंस में सबसे जरूरी होता है क्लाइंट एक्सेप्ट करता है चीजों को। हाई नीड्स टू बी एक्सेप्टेड, किसके साथ? सेल्फ और एनवायरनमेंट के। रियलिटी अप्रोच की बात करती हूँ, रियलिटी थेरेपी की। तो ये ग्लेशियर ने जब दी तो उन्होंने कहा देखो, पहले हम समझते थे चाइल्ड इज बॉर्न लाइक अ ब्लैंक स्लेट। इसे हमने बिल्कुल गलत साबित कर दिया है। हम हमेशा कहते हैं कि चाइल्ड इज बॉर्न विद child is like a wet slate, they never born with blank slate। blank slate किस लिए बोलते हैं, किस लिए नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि बच्चा ऑब्जर्वेशन के थ्रू बहुत कुछ सीखता है जब वो मदर वूम में भी होगा। उसको नीड सर्वाइवल, लव, बिलोंगिंगनेस, पावर, फ्रीडम, ये सारी ड्राइव्स जो है उसके पास होती हैं। We are born with 5 genetically encoding needs जो सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं। लव, बिलोंगिंगनेस, पावर, फ्रीडम, ये सारी जो ड्राइव्स हैं एक इंडिविजुअल इसी के साथ आता है। रियलिटी थेरेपिस्ट बिलीव करते हैं कि वो उसकी डिजायर्स के ऊपर, क्लाइंट की डिजायर्स को फोकस करें, उसकी चॉइस को फोकस करें और उसके साथ एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें। अनसेटिस्फाइड रिलेशनशिप हमेशा डिनाई करना चाहिए। यहाँ अगर अनसेटिस्फाइंग प्रेजेंट रिलेशनशिप है उसके, चाहे उसके स्पाउस के साथ हो, चाइल्ड के साथ हो, पेरेंट के साथ हो या एम्प्लॉयर्स के साथ हो, तो ग्लेशियर अब एडवाइज करता है कि इस सिचुएशन में थेरेपिस्ट के लिए बहुत जरूरी हो जाता है उसके अनसेटिस्फाइंग प्रेजेंट रिलेशनशिप को, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। थेरेपिस्ट उसको हेल्प करता है इस ओवरकम करने में। देखो, अगर मैं इंडिविजुअल को बात कर रही हूँ फैमिली सिस्टम अप्रोच के साथ, एडलर ने कहा, ब्राउन बाउनर ने कहा, विजाइना ने कहा, बहुत लोगों ने इसके बारे में बात की है फैमिली सिस्टम अप्रोच की। तो क्लाइंट यहाँ पर कनेक्टेड होता है अपने लिविंग सिस्टम के साथ और हमारे फैमिली सिस्टम में चेंजेस आते ही रहते हैं।
तो इन चेंजेस के साथ उनको एक्सेप्ट कराने की जरूरत है, इंटरनल डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, एडिक्वेटली इंटरपर्सनल डायनामिक्स को, इनकम्प्लीट पिक्चर्स को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। हमारा फैमिली सिस्टम, हमारा बिलीफ सिस्टम इंडिविजुअल को एफिलिएशंस के साथ कैसे इंटरैक्शन के थ्रू अपनी सिंगल थेरेपिस्ट के साथ वो ओवरकम कर सकता है। सिर्फ एक इंडिविजुअल को मुझे थेरेपी देने से कभी भी काम नहीं होगा। मैं इंडिविजुअल को थेरेपी दे रही हूँ, लेकिन फैमिली मेंबर्स जो उनके हैं, उनका रिलीजियस एफिलिएशन, उनका एथिक्स जो उनकी फैमिली के हैं, उनके कल्चरल फैक्टर्स, उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, उनके मेंबर्स, उनकी आपस में मेंबर्स के बीच में प्रॉक्सिमिटी, सारी चीजें इफेक्ट डालते हैं इंडिविजुअल को। तो जब भी थेरेपिस्ट काउंसलिंग देता है, थेरेपिस्ट इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखता है। नहीं तो मैं थेरेपिस्ट इंडिविजुअल को देते जा रहा हूँ और उसकी फैमिली से उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो मेरी थेरेपी का कोई फायदा नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, हम काउंसलिंग जब स्टार्ट करेंगे तो हमारा सबसे पहले काउंसलिंग के लिए सबसे जरूरी है एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ बनाना। इसके बारे में बहुत बार पहले हम बात कर चुके हैं। फॉर्मल प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। इस रिलेशनशिप को बहुत बार जो हमारा क्लाइंट है वो गलत समझ बैठता है। इस रिलेशनशिप को दूसरा नाम देकर डिस्क्रिपेंसी क्रिएट करता है। कई बार ऐसा होगा, मैं क्लाइंट की लैंग्वेज और कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। यहाँ काउंसलर को जरूरत होती है, क्लाइंट को कंफर्टेबल फील कराओ, एक तरीके से नहीं दूसरी तरीके से बात को समझो। काउंसलर का टोन, उसका पॉज, उसका पेशेंस, उसकी एफर्मेशंस और उसकी एक्सेप्टेंस, और कहीं कहीं आपको जरूरत पड़ेगी क्रॉस क्वेश्चनिंग इन वेरी सटल वे। क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करनी है, दैट शुड बी ऑल्सो इन वेरी सटल वे। गुड एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स फ्रॉम काउंसलर हमेशा हेल्प करेगा एक क्लाइंट को टू सेल्फ एक्सप्लोर। Counselor should listen carefully the client and try to get the details of his case studies. Case studies आप लोग देखोगे हम different methods use करते हैं for getting the information regarding clients. साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स देखते हैं, इंफॉर्मेशन उसकी क्लाइंट की चेक करते हैं। पर्पस क्या होता है हमारा? सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। नेक्स्ट मैंने बात की है डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट। हमेशा बोलती हूँ किसी भी थेरेपिस्ट को क्लाइंट को जब भी थेरेपी देनी है बहुत जरूरी है उसमें इंसाइट डेवलप करना। एक रिलैक्सेशन डेवलप करता है क्लाइंट और थेरेपिस्ट का बिहेवियर। Client may be given some motivational sessions, relaxation sessions to develop insight about the current problem. ये प्रॉब्लम है क्यों, मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे सॉल्व हो सकती है। और एक क्लाइंट के लिए जरूरी है पर्सनल इंफॉर्मेशन को केप्ट कॉन्फिडेंशियल रखेगा। It should be kept confidential. Information given by the client should not be discussed with any family member. Otherwise trust खत्म हो जाएगा और वो आपके ऊपर कभी भी बिलीव नहीं करेगा।
पैराफ्रेजिंग द रिलीज ऑफ इमोशंस, जो भी उसने बोला उसको अपने वर्ड्स में पैराफ्रेज करके क्लाइंट से एक बार जरूर डिस्कस करेंगे। अपने इमोशंस को जब रिलीज करता है क्लाइंट, तो काउंसलर उसको एक ट्रस्ट के साथ दिखाएगा, बीच बीच में स्लाइटली नॉड भी करता रहेगा अपने हेड को, आई लैशेस को मूवमेंट भी करता रहेगा, सो दैट एक क्लाइंट को समझ आता है कि वो उसकी बात को समझ रहा है, सुन रहा है। क्लाइंट की बात को जब ये रियलाइज हो जाएगा कि उसकी बात को कोई सुन समझ रहा है, तो वो ज्यादा श्योरिटी के साथ अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकेगा। यहाँ ट्रस्ट बिल्ड करने की जरूरत है। कौन करेगा ट्रस्ट बिल्ड? काउंसलर की ड्यूटी होती है ट्रस्ट बिल्ड करना। किसके साथ करना है? क्लाइंट के साथ। एम्पैथी स्किल के साथ आप उसके क्लाइंट को ट्रस्ट बिल्ड करके दिखा सकते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, पैराफ्रेज कर सकते हैं हम उसकी फीलिंग्स को। और क्लाइंट काउंसलर के लिए बहुत जरूरी होता है टेकिंग केयर ऑफ प्रेजेंट डिमांड्स। किसकी प्रेजेंट डिमांड्स को? क्लाइंट की प्रेजेंट डिमांड्स को, अल्टीमेट गोल्स को और ऑब्स्टेकल्स को समझना बहुत जरूरी है। किसके लिए? काउंसलर के लिए। ट्रेनिंग, रिलैक्सेशंस एंड मेकिंग द क्लाइंट एक्सेप्ट द थिंग्स। जो भी चीजें हैं उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू, रिलैक्सेशन टेक्निक्स के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, अटेंशन एक्सरसाइजेस के थ्रू हम बहुत सारी चीजों को उसको रिलैक्सेशन करा सकते हैं। स्लीपिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू हम रिलैक्सेशन करा सकते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, बिहेवियर एंड पर्सनालिटी ऑफ द क्लाइंट बहुत मैटर करती है कि हमारा क्लाइंट और काउंसलर के बीच के जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को। एक मिनट बेटा, विजन से कॉल आ रहा है।
चलिए, जहां पर एक पर्सनल क्लाइंट की इंफॉर्मेशन हेल्प करती है, वहीं फैमिली स्ट्रक्चर और बिलीफ सिस्टम भी मैटर करता है। क्लाइंट कितना इग्नोरेंट है, कितना अंडरस्टैंडिंग के साथ वो अपनी इंसाइट कर पाता है प्रॉब्लम को, ये सारी चीजें इफेक्ट करते हैं। काउंसलर की जरूरत होती है होमवर्क देना, मॉनिटरिंग का। किसको देंगे मॉनिटरिंग करने के लिए? कहेंगे एक तो हम सेल्फ मॉनिटरिंग कि आपने कोई काम कितनी बार नहीं किया, दूसरा काउंसलर केयर गिवर को हमेशा ये मॉनिटरिंग का टास्क असाइन करता है कि वो घर पर ये एक्टिविटी कितनी बार कर रहा है, ये आपने देखना है। तो यहाँ पर सेल्फ मॉनिटरिंग भी इम्पोर्टेंट होती है और केयर गिवर को भी जो हम मॉनिटरिंग का काम देते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। और एक क्लाइंट के बीच में रिलेशनशिप जब तक सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा, जब तक उसकी फाइनेंशियल, उसकी इमोशनल, सोशल, इकोनॉमिक स्टेटस के साथ इस सिचुएशंस को नहीं समझेंगे, ये सारी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती। लेकिन आफ्टर कंडक्शन ऑफ 10-12 सेशंस हम एथिकल इश्यूज को रेजिस्टेंस के साथ सैचुरेशन पर लाकर हम कैंसलिंग सेशन को टर्मिनेट कर देते हैं। टर्मिनेशन बहुत जरूरी होता है आफ्टर 10-12 सेशंस। ये हमारे एथिकल इश्यूज हमें कहते हैं। ये रिलेशनशिप जो हमने बना, हम क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझते सुनते रहे, प्रोफेशनली एम्पैथी हमने शो करी, हमने बहुत सारी चीजों को कॉन्फिडेंशियलिटी को बनाते हुए, सरकमस्टांसेस को समझते हुए उनकी प्रॉब्लम्स को प्रोफेशनली डील किया। अब हमारी कोशिश है, जब हमें लगा कि प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो रही है, तो हम अपने एथिकल इश्यूज को फॉलो करते हुए हम इस सेशन को टर्मिनेट करें। और ये टर्मिनेशन हमेशा हेल्प करेगा सिचुएशंस को नॉर्मल बनाने में। अब उसको हमने कर दिया टर्मिनेट सेशन को, अब इंडिविजुअल चीजों को समझने लगेगा, अपने आप करने लगेगा, सेल्फ रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाए। चलिए नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे। तो हमारी ये ई काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में जब हम कहते हैं काउंसलिंग की इतनी इंपॉर्टेंस है, तो हम काउंसलिंग एक ही टाइम में डिफरेंट कंट्रीज में, जरूरी नहीं है कि हम इंडिया से ही काउंसलिंग ले सकते हैं, हम किसी को भी काउंसलिंग के लिए कहीं पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये ई काउंसलिंग के थ्रू ही हमारा पॉसिबल होगा। ये काउंसलिंग हमको हेल्प करती है कि हम किसी भी जगह पर बैठकर काउंसलिंग करा सकते हैं। काउंसलिंग के लिए जरूरी क्या है हमारी? देखो, पहले तो समझ लें कि हमारा जो स्टेटस है काउंसलिंग साइकोलॉजी का, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी 16 काउंसलिंग साइकोलॉजी है हमारी। IAPA ने जो वोट किया है, हमें डिवीजन 16 डिविजन्स को वोट किया है। ये इंटरनेशनल रिव्यू प्लान करता है डिसिप्लिन ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी के लिए। 12 डिफरेंट कंट्रीज में एक्सेस है इसका। ये जो हमारा हम काउंसलिंग साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये एम्फेसिस करता है यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी के। काउंसलिंग साइकोलॉजी और करियर, APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने कहा
कि ये जो स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर है, ह्यूमन एक्सपीरियंस के थ्रू हम इसको फंक्शंस को एक्शंस ऑफ नोशन लाकर बहुत सारी हेल्थ केयर सर्विसेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर और एंटरप्राइज ऑफ साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारी चीजों को हम सॉल्व कर सकते हैं। साइकोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजी, साइकोथेरेपी, बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसको हम कॉम्प्लेक्स इश्यूज को डे टू डे वर्ल्ड में सॉल्व कर सकते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजी एक डिस्टिंक्टिव प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन में हमें स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है जो एलाइड प्रोफेशंस को साइकोथेरेपी और काउंसलिंग के साथ सॉल्व कर सके। पर्टिकुलर अटेंशन जरूरी है, बिलीफ सिस्टम जरूरी है और इन दोनों का वेलबींग बहुत जरूरी है। जहां हम बात करते हैं कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट सिर्फ रिलैक्स नहीं करता पर्सन को, उसकी एबिलिटीज को, उसकी लिमिटेशंस को भी आइडेंटिफाई करता है और इम्प्रूव करता है उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, हम पीछे टेक्निक्स पढ़कर भी आए हैं। प्रोफेशनल काउंसलर जो है एकेडमिक, वोकेशनल और पर्सनल मैटर्स पर काउंसलर प्रोवाइड करता है। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से भी बिल्कुल डिफरेंट है, जहां पर हम रिलेशनशिप डिफरेंट इश्यूज के आइडेंटिफाई करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेंटल हेल्थ इश्यूज को अंडरस्टैंड करेगा, उनकी इम्प्लीकेशन पर बात करेगा, लेकिन काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट उसके फैमिली, उसके वर्क, उसके सेल्फ रिलेशनशिप, अपने साथ भी इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, वो उनको भी ठीक करता है। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट को हम एक प्रॉब्लम सॉल्वर कहते हैं। जहां हम मेंटल हेल्थ इश्यूज को डील करने वाला क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है, वहीं पर ही हम बात करते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। वो रैशनल थिंकिंग डेवलप करता है और अनकॉन्शियसली मोटिवेट करता है इंडिविजुअल को। तभी हम साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक सिस्टमेटिक अप्रोच भी कहते हैं। ये बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता है और अकॉर्डिंगली डील करता है, बताता है कि कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। साइकोलॉजी हमेशा ह्यूमन बिहेवियर, उसकी नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है और ह्यूमन सर्विसेज, अपनी चीजों को कैसे मैनेज कर सकते हो, लॉ एंड सपोर्ट बहुत जरूरी है जो एक साइकोलॉजी हमें प्रोवाइड करती है। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हमेशा हेल्प करता है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स में, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी हमेशा डिसऑर्डर्स के साथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होता है। ई काउंसलिंग की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर बहुत ही कन्वीनियंट है, टाइम एफिशिएंट है, सिट एट होम और ऑफिस, कहीं भी आप बैठे हो, कंप्यूटर के थ्रू, ईमेल के थ्रू यू कैन कनेक्ट विद एनी पर्सन। हाफ द कोर्स टू फेस थेरेपी और काउंसलिंग की बात करते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो ई काउंसलिंग को चूज करते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, और इट इज अबाउट 4 to 6 सेशंस टू फुलफिल देयर नीड्स। और जहां जरूरत होती है एक इंडिविजुअल 6 सेशंस ई काउंसलिंग के थ्रू लेकर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले लेता है।
ईमेल काउंसलिंग जो हमारी है ये प्रोवाइड करती है पर्सनल स्पेस, कंफर्ट, सेफ्टी, किसको? इंडिविजुअल को, जो बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं अपनी प्रॉब्लम को दूसरे के साथ डिस्कस करने में, और फोन पे या ईमेल के थ्रू अपनी प्रॉब्लम लिख देते हैं, वो बहुत इजी फील करते हैं टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन राइटिंग देन फेस टू फेस ऑन टेलीफोन। टेलीफोन पर भी बात बताना बहुत मुश्किल होती है, इसलिए वो ईमेल पर लिखकर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर लेते हैं। विद इन ईमेल जो काउंसलिंग होती है, इसमें वो अपने थॉट्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं रिस्पॉन्सेस के साथ, और वहां से रिस्पॉन्स जो भी आएगा रेडी रहते हैं। ऐसे ही कोई भी काउंसलिंग नहीं काउंसलिंग नहीं देता है। जिसको जो इंफॉर्मेशन कंज्यूमर से मिलती है वो कैलिफोर्निया बोर्ड ऑफ बिहेवियर साइंस के थ्रू ही दी जाती है। और ऐसे ईमेल काउंसलिंग उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जो लोकल आसपास नहीं रहते, हियरिंग डिसेबिलिटीज है, या और भी किसी तरीके की लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, हमारे आना जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, तो वो ईमेल काउंसलिंग को यूज करते हैं। फेस टू फेस इंटरेक्शन में जहां पर कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस इंटरप्रिटेशंस हमारी डेवलप हो जाती हैं, ई काउंसलिंग के थ्रू, ईमेल काउंसलिंग के थ्रू हम उसको भी कम कर सकते हैं। इसके साथ ईमेल काउंसलिंग के साथ हम बात करते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग की भी। ऑनलाइन काउंसलिंग की जब हम बात कर रहे होते हैं, ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम है जिसमें हम वीडियो के साथ काउंसलिंग दे रहे होते हैं। हम मेंटल हेल्थ एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, उनको इंफॉर्मेशन देते हैं, और कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन उनको ईमेल की जाती है। ऑनलाइन काउंसलिंग यूज्ड इन कंजक्शन टू फेस सर्विस, जो लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हम किसी के पास जाके दूर से ही ले लेते हैं। ई थेरेपी रेगुलर काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड करती है, या तो चैट एप्लीकेशंस के थ्रू या ईमेल के थ्रू। इंडिविजुअल को उसकी प्राइवेसी को मेंटेन किया जाता है, उसकी होम और ऑफिस कहीं पर भी ये काम कर सकते हैं, और थेरेपिस्ट टेलीफोन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनको काउंसलिंग दे सकता है। ईमेल काउंसलिंग हमारी हमेशा फैसिलिटेट करती है पर्सन और इंटरपर्सनल फंक्शनिंग को, जहां पर हम स्पेशल एम्फेसिस देते हैं पर्सनल, इमोशनल, सोशल, वोकेशनल, एजुकेशनल और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को। ई काउंसलिंग सेशन में ये जो प्रोसेस है हमारी ई काउंसलिंग सेशन का, ये इंटरैक्टिव होता है। इवैल्यूएशन मेथड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें असेसमेंट टूल्स को हम यूज करते हैं, और हम इनके जो बिहेवियर को है एक्शंस में लाने के लिए सीडी रोम्स, बुक्स, ऑडियो, विजुअल एक्सरसाइज, सेल्फ हेल्प टूल किट्स, बहुत सारी किट्स हैं जो हम उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, उनको मेल कर सकते हैं, परफॉर्मर्स वो फिल करके भेजें। ईमेल काउंसलिंग, जिसे हम ई काउंसलिंग भी कहते हैं, वाइड रेंज ऑफ डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करती है, और बहुत सारे लोगों की फीलिंग सुसाइडल और डायग्नोज्ड मेंटल हेल्थ इलनेस जिनको है उनको हेल्प करती है उससे कॉप अप करने में। मेडिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ऑनलाइन और ई मेल काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फेस टू फेस कंसल्टेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बहुत इजीली हो जाता है। सम फैमिली थेरेपीज
देखो, ये फैमिली थेरेपी सिर्फ एक इंडिविजुअल को देने से काम नहीं चलता जिस क्लाइंट को जरूरी है। फैमिली थेरेपी में हम पूरी फैमिली को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि फैमिली में किसी एक का बिहेवियर सबका इम्पैक्ट कर रहा है। आप इंडिविजुअल को काउंसलिंग कर रहे हो, इंडिविजुअल को, लेकिन जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका इम्पैक्ट, उनका फैक्ट, उनके जितने फैक्टर्स हैं वो इम्पैक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल को। तो बिहेवियर को आप इजीली चेंज नहीं कर पाते हो, सबको जरूरत होती है। ई काउंसलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, ये असेसिबल होती है सबके लिए, रूरल और रिमोट पर्सन के लिए भी। सॉल्यूशंस को ऑफर करता है साइकोथेरेपी सर्विसेज के थ्रू। लिख कर आप अपनी बात को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो। आपकी प्राइवेसी, आपकी कन्वीनियंस को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। थेरेपिस्ट रिस्पॉन्स करता है स्पेशलिस्ट एरिया को, रिगार्डलेस ज्योग्राफिकल लोकेशन। आपके लिए किसी जगह पर जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ई थेरेपी आपको उसमें भी हेल्प करती है। ई थेरेपी दिन में किसी भी टाइम आप ले सकते हो, कोई टाइम का इश्यू नहीं होता। बहुत फिजिबल होती है कंप्यूटर सेवी यंग पीपल के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सर्विस बहुत ज्यादा अच्छी है, अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी है, और जितने भी क्लिनिशियन हैं ये बहुत इजीली फेस टू फेस सेशन को रिड्यूस करते हैं। चैलेंजेस क्या आते हैं इसमें, तो हम बात कर सकते हैं टेक्निकल ग्लिचेस कई किसी टाइम हो जाते हैं। ओल्डर पीपल जो है उनके लिए डिफिकल्ट है, उनके कल्चरल बैकग्राउंड्स को समझना उनके लिए लेस कंफर्टेबल होता है। नॉन वर्बल अनकंफर्टेबल होता है। टेक्निकल फेलियर्स हो सकते हैं, कभी कम्युनिकेशन गैप, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो सकती है, नेटवर्क नहीं आया। कई बार हमारा बहुत अच्छा क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन नहीं बैठता, एथिकल इश्यूज हो सकते हैं। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आ सकती है, हैकर्स, कंप्यूटर प्रोग्राम एरर्स, बहुत सारे एरर्स भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ई काउंसलिंग को इम्पोर्टेंट मान रहे होते हैं। बहुत सारे एथिक्स भी हैं, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगर हम ईमेल काउंसलिंग या ई काउंसलिंग को हम कर रहे हैं, तो हमें हमारे को जरूरत है इनके बहुत सारे जो एथिक्स हमसे डिस्कस किए हुए हैं, हम एथिक्स को जरूर दिमाग में रखेंगे, ध्यान में रहेंगे। जब भी हमारा कम्युनिकेशन होगा, टेलीफोनिकली हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो या फेस टू फेस मीटिंग होती है किसी भी तरीके से, तो हमें वहां पर पैराफ्रेज साथ में जरूर करते चले जाना है। और हमारा मेन पर्पस होना चाहिए टू रिजॉल्व वेरीफाइंग डिस्प्यूट्स, चाहे वो फैमिली के हों, वर्क प्लेस के हों, ई कॉमर्स के हों, इंश्योरेंस, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई भी हैं, ये हमें नजर आते हैं। तो इफेक्टिवली हमें इसे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखो 2 यूनिट हमारी खत्म हुई, नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ, आप तब तक इसे पढ़ो। देखो कोई कंफ्यूजन है तो हम बात करते हैं। लास्ट यूनिट स्टार्ट करूंगी, खत्म हो जाएगा, रिसर्च फाइंडिंग्स।
कुछ नहीं है इसमें भी, ये भी बिल्कुल इजी आपका टॉपिक है। कोई आपकी तरफ से क्वेश्चन? अभी तक हम पढ़ चुके हैं एथिकल्स काउंसलिंग इन रिसर्च, बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा है नहीं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप सबको मालूम है कौन सा होता है, जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। कंट्रोल्ड ग्रुप जिसको हम छोड़ देते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे उसके साथ, ठीक है ना। अनडिजायर्ड बिहेवियर को हम छोड़ सकते हैं एक्सटिंक्ट करने के लिए, उसकी सेल्फ कॉन्शियस उनके कॉन्शियस पर काम कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन क्लाइंट के बारे में कितनी कलेक्ट कर सकते हो आप, ये आपको बहुत हेल्प करता है काउंसलिंग करने में। एक्सपेरिमेंटल और इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स हमेशा हम क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। हर बार नया ट्रीटमेंट करके सिर्फ चेक करने से हो सकता है कभी हार्म भी हो, तो हम जो थेरेपीज उनको देते हैं उसके बारे में हमें मेक श्योर होना चाहिए कि हम जो भी क्लाइंट के ऊपर आएगा, और हम को किसी भी तरीके का कोई भी थेरेपी या ट्रीटमेंट या कुछ भी प्रोवाइड करने हैं तो वी शुड टेक द कंसेंट फ्रॉम द क्लाइंट और उसकी फैमिली से। ये जो कंसेंट है दैट विल हेल्प पॉजिटिवली। आपका पोटेंशियल रिंग टूवर्ड पार्टिसिपेंट कम हो जाता है। आपको उसका नेम, रिसर्च पार्टिसिपेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक एक काउंसलर के लिए। सेकेंड काउंसलर के लिए बहुत जरूरी होता है कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखना। जो भी डेटा मुझे मिला, जो भी उसने बताया या उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की, उसकी आइडेंटिटी को मुझे कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा, किसी को बताना नहीं है मुझे। और उसको मेरी ये जरूरत और मेरी ये थेरेपी मुझे हमेशा, मेरी साइकोलॉजी मुझे हमेशा बताती है कि जो भी रिसर्च इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की उसे एक सिक्योर प्लेस पर स्टोर करके भी रखना है। सबके पास ऐसे ही सबको डिस्कस नहीं करना है काउंसलिंग में। एक कॉन्फिडेंशियलिटी और कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये एथिकल काउंसलिंग रिसर्च थी हमारी। काउंसलिंग रिसर्च में हमने सारी थेरेपीज पढ़ी, उन्हीं थेरेपीज के बारे में, इंफॉर्मेशन इन टेलीकम्युनिकेशन, ट्रेसी, सेल्फ एक्सेप्टेंस, इरेशनल थॉट को, कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज, ठीक है, ऑनलाइन प्रोग्राम्स, फेस टू फेस थेरेपी, ये सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। मार्जिनलाइज्ड पीपल, ठीक है, इनके साथ हम कैसे काम, कल्चरली कैसे काम कर रहे हैं, क्लिनिकल एंड रिसर्च वर्क इनके साथ कैसे हो रहा है, नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करें। तो थेरेपिस्ट की पोटेंशियल जो है वो क्लाइंट को डेली बेसिस पर डिक्रीज करता है उस अपनी डिमांड्स ऑफ द जो थेरेपिस्ट है उनके साथ धीरे धीरे कम करते चले जाना है। स्टार्टिंग में जब आपके साथ उनके काम हो रहे हैं तो आप टाइम ज्यादा लगा रहे हो, धीरे धीरे आपको उसे रिड्यूस करते चले जाना है। काउंसलिंग में हम हमेशा बात करते हैं कंट्रोल ग्रुप के साथ। जब हम काम कर रहे होते हैं, सबने पढ़ा हुआ है नॉन शेड्यूल ट्रीटमेंट कंट्रोल, in which control group clients
उनको हम स्पॉन्टेनियसली रिकवर करते हैं डिप्रेशन से, उन्हें रीअसेस करते हैं इंडिपेंडेंटली, क्लिनिकली इवैल्यूएट करते हैं उनको, और इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। केयरफुली प्लान्ड कंडीशंस होती हैं, उन्हें कंट्रोल ग्रुप में रखा जाता है और 16 वीक्स जो है उसका वेटिंग पीरियड होता है। Highly respectful and caring in terms of responding ethically. इनके साथ बहुत सारे टेस्ट जिसको हम आउटकम क्वेश्चनियर्स, बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री, ये हॉपकिंस का है एक सिम्टम, SCL-90, MMPI, मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, ये बहुत सारे आउटकम्स हैं जो असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं। AISS एडजस्टमेंट थेरेपी हम इनको देने के लिए, और टाइम टाइम पर हम इनको फॉलो अप्स भी इनके साथ करते चले जाते हैं। ये सारे टूल्स इनके साथ यूज होते हैं। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन स्टडीज, इसमें क्लाइंट को सिंपल क्वेश्चनियर देकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और साइंटिफिक रिसर्च मेथड के थ्रू हम उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में हम क्या करते हैं, हम डायग्नोज करते हैं साइकोट्रिक इंटरव्यू के थ्रू और क्वेश्चनियर के थ्रू कि who are all seeking help, who have a similar problems, हम इसमें हमेशा करते हैं, ये हमारे एक्सपीरियंस ऑफ द क्लाइंट पे डिस्क्रिप्टिव होती है, जो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। इसमें हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, जर्नल्स दे सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बहुत सारी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ मीटिंग्स आपने पढ़ी होंगी। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में हम बात करते हैं, आपने प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में पढ़ा होगा, रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, हरमन रोशा का। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट हम कंडक्ट कर सकते हैं, ये किसका है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है हमारा मॉर्गन एंड मुर्रे का, जिसमें 20 कार्ड्स हम देकर उन 20 कार्ड्स के थ्रू मेल और फीमेल की पिक्चर्स होती हैं, हम उनको एक्सेप्ट करने को कहते हैं। कोई एक स्टोरी बनाइए, वो स्टोरी बनाते हैं और स्टोरी का जो भी एंड होता है, हैप्पी एंडिंग, सैड एंडिंग, और जो उन्होंने जो स्टोरी मेंशन की होती है उस स्टोरी बेस पर हम उनको असेस करते हैं। हरमन रोशा इंक ब्लॉट की बात कर रही हूँ, तो हरमन रोशा इंक ब्लॉट में 10 टेस्ट होते हैं, हमारे 10 कार्ड्स होते हैं, 5 ब्लैक एंड व्हाइट और 5 हमारे कलर, जिसमें हम पेस्टल कलर्स की बात करते हैं। उन पेस्टल कलर्स और 5 ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड्स के साथ हम उनको पिक्चर आइडेंटिफाई करने को कहते हैं, इन पिक्चर्स में क्या बना है और आप इन पिक्चर्स को कैसे आइडेंटिफाई करके हमें बता सकते हो। बैट की पिक्चर तो आपने हमेशा देखी होगी कि बैट की पिक्चर बनी रहती है जब भी हरमन रोशा कार्ड को दिखाया जाता है। फिर हमारा आता है चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट, जिसमें हम कहते हैं यहाँ पर भी एनिमल्स की पिक्चर्स बच्चों को दिखाते हैं और बच्चे अपने परसेप्शन के थ्रू उन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करते हैं।
नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में कोई हाफ सेंटेंस दिया होता है, हम उस सेंटेंस को पूरा करते हैं और हम उस सेंटेंस के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे हैं ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, कभी आप करके देखना। और इसमें एक होता है पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, जिसमें आपको अपोजिट सेक्स की पिक्चर बनाकर जो भी आपके माइंड में आता है उसको डिपिक्ट करना होता है। हेड साइज आपका बहुत बड़ा होता है इसमें। ठीक, और कौन सा रह गया इसमें, चिल्ड्रन परसेप्शन, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन हो गए। एक कोह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट भी होता है जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं और आपको उन ब्लॉक्स को फिल करना होता है। ठीक है, अब काउंसलिंग विद स्पेशल, ये रेफरेंस टू इंडिया की बात करो तो यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सारा काम किया। बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, एनसीईआरटी इसके लिए बहुत सारा काम कर रही है। टाइम टाइम पर डिफरेंट वर्कशॉप्स और सेमिनार्स होते रहते हैं हमारे। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, वोकेशनल गाइडेंस में आप हमेशा क्या प्रोवाइड करते हो? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस में आप उन लोगों को जो भी हमारी स्टडीज से रिलेटेड या आगे हम क्या कर सकते हैं इस रिलेटेड आप उनको काउंसलिंग या गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हो। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स तैयार किए हैं। एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने ट्रेनिंग इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज की बात करें, यहाँ पर भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग दी जाती है। क्वालिफिकेशन फॉर काउंसलिंग कोर्सेज क्या क्या है हमारी, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम स्पेसिफिकली बात करते हैं आरसीआई से एफिलिएटेड होना चाहिए हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो। स्कोप फॉर काउंसलिंग अब्रोड भी है, इंडिया में भी आप कर सकते हो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड सोशल साइकोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, निमहंस बेंगलोर में होता है। ये कोर्स आप कर सकते हो। दो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक एनसीईआरटी और एक निमहंस। दोनों में आप कोर्सेज करके अपने को अपडेट कर सकते हो। पारसी यूनिवर्सिटीज भी है, बहुत डायरेक्टर वगैरह के नाम सब आपको वहां मिलेंगे। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो 52-53 में बना था, इन्होंने काउंसलिंग सर्विस की बात की थी कि हमें डिफरेंट फील्ड्स में काउंसलिंग चाहिए। वोकेशनल गाइडेंस में आप, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पार्ट बन चुका है जो हमारा सीबीई है वोकेशनल गाइडेंस का, और ये आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर इन सर्विस और प्री सर्विस ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। प्री सर्विस इन सर्विस ट्रेनिंग के थ्रू आप अपने को अपडेट रख सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का हूँ तो ये भी एनसीईआरटी के थ्रू हमें टाइम टाइम पर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड कराकर, जिसमें इन सर्विस ट्रेनिंग भी होती है और प्री सर्विस ट्रेनिंग भी होती है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये हमें एनसीईआरटी के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ऐसे ही हमारा एनसीईआरटी डिप्लोमा कोर्स कराता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, जो इंडियन एजुकेशनल रिव्यू को। एनआईई इनका एक जनरल भी है जिसमें आप अपना आर्टिकल दे सकते हो। और इंटरनेशनल डिप्लोमा कोर्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो कनाडा ऑफर करता है एनसीईआरटी के साथ, उनका कोलैबोरेशन है। नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज भी हैं जो वोकेशनल गाइडेंस के साथ बहुत सारे लोगों को बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड, आंध्र प्रदेश। रिपीट कर सकते हैं मैम? क्या चीज? कनाडा वाला जो आप बोल रहे थे। एनसीईआरटी में जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, ये कोलैबोरेशन है किसके साथ? सीओएल के साथ। सीओएल है कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, कनाडा में है ये ऑफर करता है इंटरनेशनल डिप्लोमा कोर्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये इंटरनेशनल डिप्लोमा कोर्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग होता एनसीईआरटी में है, बट कोलैबोरेशन जो है इनका कनाडा से है। कनाडा में भी क्या? कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, COL। ठीक है, एनसीईआरटी में ही गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कोर्स एक साल में, एक साल का कोर्स होता है और लिमिटेड सीट्स होती हैं इसमें, आप अप्लाई करके देख सकते हो। मिशन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये इंडिया से ही होता है या होगा इंडिया में? एनसीईआरटी ही कराएंगी, बट जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना वो वहां का मिलता है।
कोलैबोरेशन है उनके साथ। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। आपको जो बुक्स मिलेंगी ना, आपकी बुक्स में भी बहुत अच्छे से एक पूरा लिखा हुआ है, मेंशन है कहाँ कहाँ से आप कर सकते हो। SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल लेवल पर तो कोर्स हो ही रहा है, स्टेट लेवल पर भी MP, केरला, कर्नाटका, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, ये सारी यूनिवर्सिटीज ये SCERT ये कोर्सेज करा रही है। किसका? गाइडेंस से रिलेटेड, SBEVG, वोकेशनल गाइडेंस का कोर्सेज SCERT करा रही है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग इस टाइम पर इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है। ये ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराती है, जो स्कोप है इनका एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बात करती है, करियर स्टडी सेंटर से से रिलेटेड बात करती है, एडमिशन मैटर से रिलेटेड कि आपको कहाँ जाना चाहिए, पासपोर्ट वीजा से रिलेटेड आपको हेल्प करती है, आपको एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आपको हेल्प करती है। Yes, do we need RCI license? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को लाइसेंस की जरूरत होती है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट को लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। आप लोग स्कूल में जाकर अगर काउंसलिंग करते हो तो वहां पर लाइसेंस की जरूरत, लेकिन आजकल लोग सब लेने लगे हैं, डिफरेंट RCI में अप्लाई कर देते हैं और लाइसेंस मिल जाता है। Can we start counseling after finishing masters? हाँ, स्कूल काउंसलिंग यू कैन स्टार्ट, आपको स्कूल में जॉब मिल जाती है। अगर स्कूल जॉब के लिए आप नेट पर भी चेक करोगे, गूगल सर्च करोगे तो आपको वहां पर मिलेगा। एक स्कूल काउंसलर के लिए आपका मास्टर्स इन साइकोलॉजी होना बहुत जरूरी है। आप मास्टर्स इन साइकोलॉजी हो, आप जा सकते हो। आप 1 साल का गाइडेंस एंड काउंसलिंग कोर्स भी कर सकते हो। उसके बाद भी कुछ स्कूल स्पेसिफिकली मेंशन कर देते हैं कि काउंसलर मस्ट हैव दिस डिप्लोमा और डिग्री। जो भी आप 1 साल का करोगे, 1 साल की तो डिग्री होती है, 6 मंथ्स डिप्लोमा होता है। तो बहुत सारे स्कूल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आप ने वो कोर्स किया हुआ हो। ठीक है, गाइडेंस सर्विसेज सेकेंडरी स्कूल्स में बहुत जरूरी है। और अभी तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें तो हर स्कूल में काउंसलर की बात की हुई। RT ने भी कहा था स्पेशल एजुकेटर हमें चाहिए, लेकिन अब तो हर स्कूल में, क्योंकि स्पेशल बच्चे भी हैं, उनको भी हमारी जरूरत होती है, और भी हमारे बहुत सारे मैटर्स हैं जिनको एक काउंसलर हेल्प कर सकता है। बहुत सारे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज हैं हमारे काउंसलिंग में। PGDSE जो हमारे यहीं से होता है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी कराती है, 1 साल का कोर्स है। और डिप्लोमा 6 मंथ्स का होता है, सर्टिफिकेट कोर्स 3 मंथ्स का होता है। तो ये सारे कोर्सेज हैं जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में है, आप इनको कर सकते हो। इसके साथ आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। सर्टिफिकेट कोर्स भी है, डिप्लोमा भी है। ठीक है, और वोकेशनल रिहैबिलिटेशन एंड काउंसलिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी भी है, जो हमारे यहाँ से इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट को आपने ज्वाइन किया हुआ है, इसलिए मुझे मालूम है। हाँ, PhD भी कर सकते हो काउंसलिंग साइकोलॉजी में। यस, और जो मुझे मालूम है विजन इंस्टीट्यूट में ही ये जो डिप्लोमा मैंने पढ़ा है, डिप्लोमा कोर्स इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी, इसमें होता है यहाँ पर। और उसके बाद तो लोग लाइसेंस लेके बहुत सारे सोशल वर्क और पता नहीं कहाँ कहाँ काम कर रहे होते हैं। आपको 55% मार्क्स चाहिए होते हैं। एलिजिबिलिटी MA और MSc में जब आपको एडमिशन लेना होता है, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। और उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए MPhil भी जरूरी है, MPhil करना जरूरी है। MPhil के बाद ही आपको लाइसेंस मिलता है। बट काउंसलिंग साइकोलॉजी तो आप डिप्लोमा कोर्स 1 ईयर का करो और आप ले सकते हो। आपने RIE NCERT के 4 रीजनल जो सेंटर्स हैं, RIE मध्य प्रदेश वाला और कर्नाटका वाला, ये भी गाइडेंस कोर्स प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस और काउंसलिंग के। आप इनको भी कंसल्ट कर सकते हो।
काउंसलिंग कोर्स करने का क्या है, ये तो आपने पढ़ा, एक सब्जेक्ट पढ़ा इसमें, उसमें तो पूरा काउंसलिंग होगा, तो आपको और हेल्प करते हैं कि आपको हेल्प मिलती है कि उनकी प्रॉब्लम्स के साथ कैसे कॉप अप करोगे। एजुकेशनल, सोशल, पर्सनल क्राइसिस बहुत सारे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तो आप एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वो पूरा कोर्स करोगे तो उधर का आपका एरिया और वाइड होगा थोड़ा सा। मैरिज काउंसलिंग एजेंसीज आजकल बहुत सारे हैं, स्कूल कॉलेजेस में काउंसलर्स चाहिए, ओल्ड एज होम्स में काउंसलिंग चाहिए। ओल्ड एज होम का तो जब आता है तो दिमाग में वही आता है, जब ओल्ड एज होम यहाँ बनने के लिए एक एनजीओ ने बाहर का एनजीओ हमारे यहाँ पर ओल्ड एज होम बनाना चाह रहा था, तो हमारे इंडिया में बोला हम तो कल्चर वाले लोग हैं, हमें ओल्ड एज होम की जरूरत नहीं है। आज के जो हमारा डेटा है वो ये बताता है, आज के टाइम में ओल्ड एज होम में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में ही है। और जबकि हम अपने आप को बताते हैं इंडिविजुअल, हम कलेक्टिविस्टिक अप्रोच को फॉलो करते हैं, इंडिया में हम लोग बहुत कल्चर है, कल्चर्ड पीपल है हम, लेकिन हमारे आज हमारे पेरेंट्स ओल्ड एज होम में ज्यादा है। इनको भी काउंसलिंग की जरूरत होती है, और आज तो काउंसलिंग साइकोलॉजी का एरिया बहुत वाइड है। और ये क्लिनिकल साइकोलॉजी की जहाँ बात करते हैं, इसमें भी बताया हुआ है, तो मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स हम बार बार उनके साथ डिस्कस करते हैं। हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो इनर नॉलेज को मेंटल प्रोसेस के साथ इनको डील करने में हेल्प करती हैं। इभास बहुत इंपॉर्टेंट है दिलशाद गार्डन में, निमहंस बैंगलोर में, और CIP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री रांची झारखंड में, यहाँ एमफिल प्रोग्राम अवेलेबल है अगर कोई एमफिल करना चाहता है। एवरी ईयर यहाँ पर एडमिशंस होते हैं, और स्टाइपन भी अच्छा देते हैं ये लोग, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। डिप्लोमा कोर्स क्लिनिकल साइकोलॉजी में NCERT प्रोवाइड करता है, कुछ रीजनल सेंटर्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया प्रोवाइड करता है, आप यहाँ जाकर भी कर सकते हो। देखो, OPD, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, रिहेबिलिटेशन, RCI, ये सारी चीजें आपको पढ़ोगे, एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो कुछ नहीं है। NGOs भी हैं, बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कंसल्ट करती हैं और काउंसलिंग के हमें सेशंस प्रोवाइड कर रहे होती हैं, ठीक है। MSc साइकोलॉजी कहाँ कहाँ होती है, बहुत सारी जगह है, कोई ये जरूरी नहीं है। बैंगलोर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी रेगुलर करना है एमफिल तो क्राइस्ट भी करा रहा है रिहेबिलिटेशन में। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला की बहुत फेमस है, सिकंदराबाद की है, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ही है, या बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए हमारा बैंगलोर यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला चंडीगढ़ काउंसलिंग साइकोलॉजी में कराती है, तो ये आपके ऊपर है। बट अभी जो साइकोलॉजी में आप लोग आ गए हो, एक मेरा सजेशन, देखो एजुकेशन का तो कुछ नहीं है, मैं तो सबको बोलती हूँ जितनी अभी आपके पास टाइम है कर सकते हो, जितनी थेरेपीज में एनरोल कर सकते हो करो, थेरेपीज सीखो। एमफिल करना चाहते हो एमफिल करो, PhD करना चाहते हो PhD करो, क्योंकि आगे आने वाला कुछ टाइम साइकोलॉजी का ही है। आप अगर साइकोलॉजी फील्ड में अच्छा कर जाते हो, अपॉर्चुनिटीज आपकी जो भी लर्निंग है कभी खराब नहीं जाती। आप देखो कैसे करना है, ये आपकी। Is it possible to do MPhil in clinical psychology after doing masters in psychology? बेटा काउंसलिंग साइकोलॉजी करने के बाद आपको रिटन टेस्ट तो क्लियर करना ही है, रिटन टेस्ट क्लियर करोगे, रिटन टेस्ट अगर क्लिनिकल का कर पाओगे तो करने का फायदा है, नहीं तो आपसे एक क्वेश्चन सबसे पहले आएगा, पहले साइकोलॉजी क्यों, काउंसलिंग साइकोलॉजी फिर क्लिनिकल, ऐसा क्यों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के आंसर्स के साथ अगर आप रेडी हो, आपको समझ आता है क्या है, तो आप कर सकते हो। लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंस करते हो तो काउंसलिंग साइकोलॉजी बेस्ट है। क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए आपको रेगुलर डिग्री चाहिए, ये बात समझ।
बिना रेगुलर डिग्री के कुछ भी फायदा नहीं है। कॉरेस्पॉन्डेंस काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, जितने भी लोग कॉरेस्पॉन्डेंस क्लिनिकल साइकोलॉजी करते हैं, इवन आपका इग्नू ही बहुत सारी डिग्रीज एमए कराता है, उसका कोई यूज नहीं है। आप किसी भी स्कूल में किसी भी हॉस्पिटल को ज्वाइन करोगे और जाकर वहां बोलोगे तो वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि आपने कॉरेस्पॉन्डेंस किया हुआ है। तो इसलिए रेगुलर की वैल्यू अलग है। अगर रेगुलर करना चाहते हो, आप क्लिनिकल में आ गए, इसमें काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट में आ गए हो, तो कोशिश करो कि किसी भी स्कूल को ज्वाइन कर लो टाइम से। किसी भी स्कूल को ज्वाइन करने से क्या होगा, आपको आज हर स्कूल को जरूरत है। टाइम से एक बार साइकोलॉजी की पोस्ट अपनी किसी स्कूल में लेके बैठ जाओगे तो जॉब सिक्योरिटी। आगे आने वाले टाइम में देखा इतना कंपटीशन हो रहा है, नेक्स्ट ईयर आपके साथ 1000 लोग और जुड़े हुए होंगे, 1000 क्यों, 2 लोग और, 2000 लोग आपके साथ और इसी लाइन में होंगे साइकोलॉजी करके। हर साल हजारों लोग कर रहे हैं। इसलिए अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, जैसे भी जहां भी अवेलेबिलिटी है जॉब ले लो, इंटर्नशिप्स करते रहो, शॉर्ट सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज करते रहो, जितनी भी पॉसिबिलिटी है अपनी काउंसलिंग से अपनी नॉलेज अपडेट करते हैं। बहुत सब लोग लिंक्डइन से जुड़ जाते हैं, उनके साथ एसोसिएट होते हैं, कहीं से कोई इंफॉर्मेशन आती है उसको आगे शेयर करते रहते हैं, तो ये आपके ऊपर ही है। ओके, यहाँ की सभा हमारी समाप्त हो गई। मैम, कैन वी ओपन पर्सनल सेटअप? एकदम से आप पर्सनल सेटअप स्टार्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि काउंसलिंग के लिए आपको कुछ सालों का एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद ही पॉसिबल होता है। आप एकदम से अभी सोचो मैं अभी पर्सनल सेटअप स्टार्ट कर लूं, मुझे नहीं लगता इतनी सक्सेस मिलती होगी। आपको जानता कौन है अभी, है ना? तो आपको पहले जरूरत है कुछ साल आप किसी के साथ काम करो, किसी एनजीओ किसी स्कूल को ज्वाइन करो, वहां प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, धीरे धीरे आपके पास एक्सपीरियंस आता जाए। हेलो मैम। मैम, बीइंग अ गुड काउंसलर हमें कौन कौन सी स्किल्स डेवलप करें? फॉर एग्जाम्पल हम कौन सी थेरेपी सीख सकते हैं? सबसे पहले तो आपकी कम्युनिकेशन सबसे पहले बहुत जरूरी है। एम्पैथी स्किल, यू शुड बी अ पेशेंट लर्नर, पेशेंट लिसनर। ठीक है, थेरेपिस्ट की बात करूं तो बेटा आर्ट थेरेपी भी है। कल हम एक आर्ट थेरेपी की वर्कशॉप अटेंड कर रहे थे, वहां पर हमें बता रहे थे, कहते हैं बच्चा बोलता नहीं ना, हम फटाफट से उसको कहते हैं बेटा दूसरे बच्चे को बुला के बेटा इसको ले जाओ खिलाओ, ये खेलता नहीं है, इंट्रोवर्ट है, बोलेगा। ये कितना गलत करते हैं हम लोग ये सब। एक बच्चा पहले ही एम्बैरेसिव है, वो नहीं, इंट्रोवर्ट है, किसी के साथ अपनी चीजों को शेयर करना चाहता, ऊपर से हम दूसरे बच्चे को उसके ऊपर और थोप। तो यहाँ आर्ट थेरेपी हेल्प करती है। आर्ट थेरेपी सीखो, बहुत अच्छी है आज के टाइम में। आर्ट मैंने ज्वाइन किया है, एक वर्कशॉप अभी है मेरा आर्ट थेरेपी का। तो आर्ट्स थेरेपी उसमें हेल्प करती है, बताती है उसको कि जरूरी नहीं है बच्चा बोल रहा है तो आपके साथ इंटरैक्ट कर रहा है, बच्चा कैसे भी आपके साथ जुड़ सकता है। अगर वो खेल रहा है, अपनी चीजें आपके साथ शेयर कर रहा है, तो भी आपके साथ उसका इंटरैक्शन हो रहा है। आप उसको कहाँ तक कंफर्टेबल फील कराते हो, ये आपकी ड्यूटी है। हर बार बोलकर बच्चा एक्सप्रेस नहीं करता, इंटरैक्शन के थ्रू धीरे धीरे उसको लेवल पे ला सकते हो। एक दिन में किसी भी काउंसलर के पास मैजिक स्टिक नहीं है कि आप ये सोचो मैंने ऐसा किया। और बहुत सारे कॉलेजेस में हम जब फीडबैक के लिए उनको बोलते हैं आपने ये सेशन अटेंड किया, आपको कैसा लगा, बच्चे कहते हैं मैडम चेंज आ गया, हमें ये हो गया। किसी में कभी ऐसा चेंज नहीं आएगा, कहीं भी किसी के पास मैजिक स्टिक नहीं है। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है आज आपने काउंसलिंग की और आपको रिजल्ट मिल गया, नहीं। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपको टाइम टाइम पर फॉलो अप्स करने पड़ते हैं, फॉलो अप्स के थ्रू आप रिजल्ट लेते हो बेटा।
आपको रिजल्ट एक बारी में नहीं मिलता। तो आर्ट थेरेपी है, म्यूजिक माइम है, और आपको बताती हूँ प्ले थेरेपी है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप कर सकते हो और अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन सभी को यही है, मैं बार बार बोलती हूँ, मैं बीएड कॉलेज में थी तब भी मैं सबको ये बोलती थी, जैसे ही आपका मास्टर्स कंप्लीट हो या एग्जाम हो जाए और रिजल्ट आने वाला हो, जल्दी से रिजल्ट इज अवेटेड करके जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे ग्रैब करो, ज्वाइन कर लो। स्कूल काउंसलर भी कहीं पर लग जाते हो, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। साइकोलॉजी क्लासेस भी दे देते हैं आपको, साथ साथ काउंसलिंग का काम भी दे देते हैं। एक अच्छी रिस्पेक्टेबल पोजीशन होल्ड करके बैठे हुए होते हो, पीजीटी ज्वाइन करते हो, सीखते जाओ, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज करते जाओ, अपनी नॉलेज अपडेट करते जाओ, अपने को बेस्ट देते जाओ। लेकिन जहां जरूरत पड़े, जहां आपको लगे, फट से ज्वाइन कर लो। ओके, चलिए और बताइए, कोई कहीं मैं हेल्प कर सकती हूँ? होप हमने अच्छे से किया, सुना आप लोगों ने बहुत पेशेंटली मुझे, थैंक यू। सबसे बड़ी बात है, नहीं तो किसी को इतनी देर सुनना, 5 days listening me patiently, thanks for listening me patiently। आपने सुना, कोई क्वेरी आपकी? I want to thank you, मैम। आपकी क्लास का बहुत eagerly वेट करते हैं हम लोग तो। और रियली फीलिंग बैड कि आज हमारी लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास है, मुझे बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है। Really, ma'am, it was a great experience with you. I really want to thank you from the bottom of my heart, ma'am. थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. मुझे लग रहा है आप लोगों को कुछ बेनिफिट हुआ सभी को। तो बेस्ट सबको, और कोशिश कीजिए कहीं ना कहीं अपने को एंगेज कर लो। सिर्फ क्वालिफिकेशन अपनी लेते जाना से अच्छा अपने को कहीं एंगेज करो, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। जहां भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ले लो, क्योंकि साइकोलॉजी अभी 15-20 इयर्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप देखोगे खुद, अभी मैं बोल रही हूँ विश्वास नहीं आएगा, आप आगे देखोगे। सो मच मैम। God bless you all. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।